गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आप सबको हिंदी फर्स्ट में पाठ 8 जामुन का पेड़ समझाने चल रहे हैं। तो बेटा इस पाठ को बहुत अच्छे से ध्यान आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम आपको पाठ का परिचय बताते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक कृष्णचंद्रन ने लोगों की भलाई के लिए बनाए गए नियम कायदों का व्याख्यान किया है, परंतु यह भी व्यक्त किया है कि जब ये नियम कायदे भलाई के मार्ग में बाधक बने तो क्या अनर्थ हो सकता है। लेखक का ये कहना है कि हम जो भी नियम कायदे बनाते हैं वो नियम कायदे अगर हमारे जीवन को कहीं भी अगर प्रभावित करते हैं तो ये नहीं है कि हमें उस नियम कायदे को लागू करना है। तो जहाँ पे हमारे जीवन की भलाई की बात हो, अगर वो नियम कायदे बाधक बने तो वहाँ पे उन नियम कायदों का उल्लंघन भी किया जा सकता है। इस पाठ में आपको यही बताया गया है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे माली ने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे, तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। सब लोग उस जामुन के पेड़ को देख रहे हैं, लेकिन उस जामुन के पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दबा कराह रहा है उसको कोई नहीं देख रहा है, और सब अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। कोई कह रहा कितना फलदार वृक्ष था, कोई कह रहा है कि मैं जामुन बच्चों के लिए लेके जाता, कोई कह रहा था कितनी रसीली जामुन थी। तो सब लोग उसके बारे में बात करें, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नहीं देख रहा है। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ। मतलब कि जो पेड़ के नीचे दबा था वो दूसरा चपरासी था, जो पेड़ के नीचे मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। बेटा वो जो दबा है वो एक आदमी है, चपरासी नहीं था। दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। फिर जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलने लगी, इसी में आधा दिन बीत गया। अब बेटा इसमें इसीलिए तो कहा गया है कि जहाँ पे कोई नियम, कह रहे हैं कि अगर भलाई के लिए कोई नियम कायदे बनाए गए हैं, लेकिन अगर उस भलाई वो नियम कायदे कहीं हमारे मार्ग में बाधक बनते हैं तो उससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। वही यहाँ पे हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटाया जाएगा। दूसरे विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर विभाग को
गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती को जवाब आया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ क्योंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस था कि कहीं लोग अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने का इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी। दबा हुआ आदमी फिर कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काट कर जाए। यह देखिए, उस इशारे से बताया, अगर इसको ठीक बीच से यानी धड़ से काटा तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आदमी उधर आ जाएगा और का वहीं तरह तो मैं मर दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है। एक कलर आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं, प्लास्टिक सर्जरी है, मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची, उसके दूसरे ही दिन उसने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया, अब मामला चला गया है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। वह हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। तो बेटा अब जो आगे का शेष भाग है उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इस कहानी को आप लोग स्वयं भी पढ़िएगा और पढ़कर समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आपके कुछ मुख्य शब्द और उनके अर्थ दिए हैं, उनको हम आपको समझाने चलते हैं। तो बेटा ये मुख्य अर्थ है, देखिएगा। तेज
समाधि, सचिवालय, कलर आश्चर्य, मंच, मौजी, शासन, फौरन, तुरंत, कूल्हे, कमर के दोनों ओर की हड्डी, वारिस। तो बेटा ये आप कुछ मुख्य शब्द थे, उसको आपको इस तरह लिखा, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और जो एक्सरसाइज देंगे उसको भी करने की कोशिश करिएगा। कुछ क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में भेजेंगे, उसको भी आप लोग अपनी अच्छी राइटिंग में अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा।